हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, लास्ट हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो डीएनए है उसमें पैकेजिंग पाई जाती है, किस तरीके से लंबा डीएनए जो है वो सिमट कर एक कोशिका में व्यवस्थित हो जाता है। ये बच्चों बात हमने की थी और हमने कहा था कि साहब जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट कर बना लेता है न्यूक्लियोसोम। एक बच्चों हम बात यहाँ पे उसमें और आगे बढ़ाते हैं। जैसे चर्चा हम बच्चों यहाँ पे करते हैं सोलेनोइड के बारे में। सोलेनोइड ये क्या है, आइए करते हैं चर्चा। बच्चों, अपन एक बात यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि डीएनए जो होता है वो डीएनए हिस्टोन ओक्टामर के ऊपर लिपट कर आगे बढ़ता है और न्यूक्लियोसोम बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों डीएनए न्यूक्लियोसोम के ऊपर लिपटता हुआ बच्चों एक बार फिर उसमें कॉइलिंग होती है कुछ इस प्रकार से। आप मान के चलो ये एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। फिर देखो बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से एक न्यूक्लियोसोम, दो, तीन, चार, पांच, छह, इस प्रकार से। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो इस प्रकार से, ये बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोसोम है। ये क्या है? ये सब यहां पर न्यूक्लियोसोम है। दीज आर न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम है। तो देखो बच्चों डीएनए जो है वो इस तरीके से न्यूक्लियोसोम के ऊपर भी लिपट रहा है और डीएनए न्यूक्लियोसोम पर लिपटने के बाद में देखो बच्चों वापस यहाँ पे लिफ्टिंग हो रही है। इसे कहा जाता है सोलेनोइड। ये क्या है? ये बच्चों यहाँ पे है इस तरीके से सोलेनोइड। तो प्यारे बच्चों अपन कह सकते हैं कि सोलेनोइड के अंदर क्या होगा, 6 न्यूक्लियोसोम कुंडलित होकर एक सोलेनोइड बनाते हैं। ये बच्चों यहां पर क्या है, कंडीशन है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बच्चों यहां पे चर्चा करें तो हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर, कि बच्चों डीएनए जो होता है वो हिस्टोन ओक्टामर के ऊपर लिपट कर न्यूक्लियोसोम बनाता है और बच्चों इन न्यूक्लियोसोमों के मिलने से क्रोमेटिन फाइबर बनता है। जैसे मान लो बच्चों ये यहां पर क्या है, इस तरीके से केंद्रक है। सपोज ये बच्चों यहां पर क्या है, ये है न्यूक्लियस केंद्रक। और मान लो बच्चों केंद्रक में ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये क्या है साहब, ये बच्चों यहां पे डीएनए क्रोमेटिन फाइबर है। दिस इज क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर ये बच्चों आपके सामने यहां पर है। अब अगर आप क्रोमेटिन फाइबर की कंडीशन देखो तो बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर जो है, ये बच्चों क्रोमेटिन फाइबर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। जो क्रोमेटिन फाइबर है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है, ऐसे। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि क्रोमेटिन फाइबर की संरचना जो होती है, क्रोमेटिन फाइबर की संरचना जो होती है वो होती है जैसे कि डोरी पर बीट्स नुमा। डोरी पर बीट्स नुमा। तो बच्चों यहाँ पे जो डोरी है वो तो कौन है, ये तो बच्चों यहाँ पे है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर। एंड जो बच्चों आप यहाँ बीट्स देख रहे हो ये बच्चों क्या है, ये यहाँ पे है न्यूक्लियोसोम। ये बच्चों क्या है, न्यूक्लियोसोम। तो बच्चों यहाँ पर बीट्स कौन है, न्यूक्लियोसोम होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बच्चों क्रोमेटिन फाइबर के दो प्रकार होते हैं, यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। जरा गौर से देखना। यू बच्चों क्रोमेटिन फाइबर जो है
ये क्रोमेटिन फाइबर जो कि यहाँ पर है आपको दो प्रकार का दिखाई देगा, एक तो पतला क्रोमेटिन फाइबर, एक बच्चों यहाँ पर क्या होगा, मोटा क्रोमेटिन फाइबर होगा। पतले वाले को बच्चों बोलते हैं यू क्रोमेटिन, ये यहाँ पे है यू क्रोमेटिन, और जो मोटा क्रोमेटिन फाइबर है इसे बच्चों कहा जाता है हेटेरो क्रोमेटिन। अर्थात बच्चों क्रोमेटिन फाइबर दो प्रकार का है, एक तो है यू क्रोमेटिन और एक बच्चों यहाँ पे होता है हेटेरो क्रोमेटिन। यहाँ बात करते हैं यू क्रोमेटिन की, और बच्चों यहाँ बात करते हैं मोटे क्रोमेटिन फाइबर की, जिसे हम लोग बोलते हैं हेटेरो क्रोमेटिन। एक तो बच्चों यहाँ पर क्या है यू क्रोमेटिन और एक बच्चों यहाँ पर क्या है हेटेरो क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। देखो बच्चों यू क्रोमेटिन क्या होता है, हम यहाँ पे कह सकते हैं यू क्रोमेटिन क्या है, पतला क्रोमेटिन फाइबर जो है वो है यू क्रोमेटिन। तो बच्चों यू क्रोमेटिन जो है वो होता है थिन, इसकी थिन संरचना होती है, इसकी पतली संरचना होती है। हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये बच्चों मोटा है, तो इसकी थिक संरचना होती है, इसकी थिक स्ट्रक्चर होती है। यू क्रोमेटिन जो है ये पतला है, तो जब आप इसका अभिरंजन करते हो तो पतली चीज कम कलर ग्रहण करती है और मोटी चीज जो है वो ज्यादा रंजन, ज्यादा कलर ग्रहण करती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब यू क्रोमेटिन जो है ये यहाँ पे होता है, आप कह सकते हो कम या हल्का अभिरंजित। ये पतला है ना, तो बच्चों क्या हो गया, ये हो गया लाइट स्टैंड। बच्चों लाइट स्टैंड समझते हो, लाइट स्टैंड, डार्क स्टैंड, कम अभिरंजित, हल्का अभिरंजन। तो ये जो यहाँ पर है ये होता है हल्का अभिरंजित। तथा जो हेटेरोक्रोमेटिन है बच्चों मोटा है, ये होता है गहरा अभिरंजित। ये बच्चों क्या होता है, ये होता है गहरा अभिरंजित। फिर इसके बाद में बच्चों यू क्रोमेटिन में क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है ये तो बच्चों क्या होती है कम, और इसके अंदर जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है बच्चों बीच बीच में पाई जाती है, हिस्टोन के बीच बीच में नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है ये बच्चों यहाँ पर क्या होगा ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं हेटेरोक्रोमेटिन की, तो बच्चों इसके अंदर कंडीशन देखो, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है यह इसमें क्या होती है ज्यादा, तथा जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन बच्चों यहाँ पे क्या होती है कम। एक बच्चों बात मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे जो डीएनए की सक्रियता होती है, डीएनए की जो एक्टिविटी होती है बच्चों, डीएनए की सक्रियता जो होती है वो समानुपाती होती है 1/, हिस्टोन प्रोटीन के। अर्थात अगर बच्चों हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा है, अगर बच्चों हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा है तो ज्यादा हिस्टोन होने से, आप यहाँ पे कह सकते हो ज्यादा हिस्टोन होने से डीएनए की सक्रियता कम हो जाती है, डीएनए की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि यू क्रोमेटिन में हिस्टोन क्या है कम, तो बच्चों इसका डीएनए क्या होगा ज्यादा एक्टिव होगा। हेटेरोक्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन क्या है ज्यादा, तो ज्यादा हिस्टोन के होने से जो डीएनए की सक्रियता है वो बच्चों कम हो जाती है। तो हम यहाँ कह देंगे कि साहब इसका जो डीएनए है ये होता है कम हिस्टोन है, ज्यादा सक्रिय है, मोर एक्टिव। और जो बच्चों इसका डीएनए है ये होता है लेस एक्टिव, बोले तो कम सक्रिय। ये ज्यादा सक्रिय है, ये कम सक्रिय है। फिर देखो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यू क्रोमेटिन जो है इसका डीएनए ज्यादा सक्रिय है, इसका डीएनए कम सक्रिय है। अगर इसका डीएनए ज्यादा सक्रिय है तो आपने पढ़ा है सेल बायोलॉजी के अंदर एस अवस्था में
डीएनए अपनी प्रतिकृति करता है। तो देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखो तो डीएनए की जो प्रतिकृति है वो बच्चों एस अवस्था में होती है, लेकिन जो डीएनए ज्यादा सक्रिय होता है वो तो एस अवस्था में जल्दी ही अपनी रेप्लिकेशन कर देता है, अपनी प्रतिकृति कर लेता है। और वह डीएनए जो बच्चों यहाँ पे कम सक्रिय है, जो बच्चों लेस एक्टिव है, यह प्रतिकृति एस अवस्था के अंत तक कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि साहब यह जो डीएनए है, डीएनए अपनी जो प्रतिकृति है, डीएनए जो है बच्चों, डीएनए अपनी प्रतिकृति, ये बच्चों क्या है, ज्यादा सक्रिय है अपनी प्रतिकृति एस फेज, एस अवस्था के आरंभ में ही कर लेता है, आरंभ में ही कर लेता है। और जो बच्चों ये डीएनए है, यह डीएनए अपनी प्रतिकृति एस फेज, एस अवस्था के अंत में कर पाता है। क्योंकि बच्चों रीजन है भाई, इसका डीएनए ज्यादा सक्रिय था तो जल्दी रेप्लिकेशन कर लिया, तो यह डीएनए जो है हेटेरोक्रोमेटिन में जो डीएनए है वो बच्चों कम सक्रिय है, तो इसको अपनी प्रतिकृति करने में समय अधिक लग गया। तो बच्चों ये एस अवस्था के अंत तक अपनी रेप्लिकेशन कर पाता है। आगे कंडीशन देखें अपन। ओके, हाँ जी, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आइए करते हैं चर्चा। आगे हम बच्चों बात यहाँ पे करेंगे कि साहब जो डीएनए है वो बच्चों आनुवांशिक पदार्थ है। तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ये बच्चों आज हमें पता है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है तब पता लगा। लेकिन शुरुआत में आनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई, तो बच्चों हम ये पढ़ेंगे आनुवांशिक पदार्थ की खोज। आनुवांशिक जो पदार्थ है, इस आनुवांशिक पदार्थ की खोज, आइए करते हैं ये चर्चा। देखो बच्चों, आनुवांशिक पदार्थ की खोज की अगर आप यहां बात करो तो हम भली बात ये बात कह सकते हैं कि बच्चों आनुवांशिक पदार्थ की खोज में हम कहेंगे कि साहब सर्वप्रथम बच्चों यहाँ पर जो डीएनए है उसकी बच्चों खोज की थी फ्रेडरिक मिस्टर ने, ठीक है। लेकिन बच्चों फ्रेडरिक मिस्टर ने डीएनए की खोज तो कर ली थी, लेकिन अब क्या यह डीएनए आनुवांशिक पदार्थ था, इस बात का पता उस समय नहीं लगा था। तो पहले के बच्चों लोग ये मानते थे, अधिकांश लोग पहले यही मानते थे कि आनुवांशिक पदार्थ जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है, ये आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है, पहले मानते थे। लेकिन बच्चों बाद में हर्शे और चेस का प्रयोग, आगे पढ़ेंगे अपन ये, जब हुआ तब ये पता हुआ, तब ये क्लियर हुआ कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, द एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन बच्चों इनकी खोज जो है वो काफी टाइम बाद में हुई। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो प्रयोग किया था, हम उस प्रयोग की बात कर लेते हैं जिसको कहा जाता है
ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। बच्चों बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए थे जिनके बाद हमें पता लगा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, इसे बच्चों कहा जाता है रूपांतरित सिद्धांत या रूपांतरित प्रयोग। ये बच्चों यहां पे है रूपांतरित प्रयोग। ये क्या है बच्चों? ये यहां पे है रूपांतरित प्रयोग। याद रखना, ये बच्चों रूपांतरित प्रयोग जो है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो है, इसको किया था ग्रिफिथ ने। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट सर्वप्रथम ग्रिफिथ द्वारा किया गया। बच्चों ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था, सबसे पहले उसने क्या किया था? ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। अब कैसे हुआ तो बच्चों देखते हैं। किया गया था, ये बच्चों बात है 1928 की। 1928 के अंदर ये बच्चों प्रयोग किया गया। समझ रहे बात को? देखो वह क्या था बच्चों। ग्रिफिथ जो है, इस ग्रिफिथ ने अपना जो प्रयोग है, यह अपना प्रयोग एक बैक्टीरिया पर किया। एक बैक्टीरिया पर किया। तो बच्चों ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग जो है वो बैक्टीरिया पर किया। इसका बच्चों नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो हम कह सकते हैं ये बैक्टीरिया बच्चों यहां पर क्या था? ये था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है, ये बच्चों यहां पर एक बैक्टीरिया था। और बच्चों इसी बैक्टीरिया ने क्या किया था? इसी न्यूमोनी बच्चों इसी बैक्टीरिया के ऊपर प्रयोग किया था। किसने? ग्रिफिथ ने। तो ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग बैक्टीरिया पर किया। ये बच्चों बैक्टीरिया कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। गोलाकार बैक्टीरिया होता है ये जो बैक्टीरिया है बच्चों, इस बैक्टीरिया के आप कह सकते हो कि साहब ये जो बैक्टीरिया है बच्चों, इस बैक्टीरिया के दो प्रभेद होते हैं। इस बैक्टीरिया के दो प्रभेद है। प्रभेद मतलब स्ट्रेन, दो प्रकार है। बच्चों प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस प्रयोग में इस बैक्टीरिया के जिन दो प्रकारों को लिया गया था वो बच्चों यहां पर थे R सेकंड और S थर्ड। प्लीज मेरी बात ढंग से सुनिए आप। ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया था जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, रूपांतरित प्रयोग। ये प्रयोग बच्चों किया गया था 1928 के अंदर। ग्रिफिथ ने, ये बच्चों डाटा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि डाटा एनसीईआरटी का है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग एक जीवाणु पर किया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इस जीवाणु के, इस बैक्टीरिया के दो प्रभेद हुआ करते हैं। एक तो है R सेकंड, एक बच्चों यहां पे आता है S थर्ड। एक बच्चों क्या है? S थर्ड। R का मतलब बच्चों होता है रफ, ये है रफ सेकंड बैक्टीरिया। ये बच्चों यहां पे होता है स्मूथ, ये है स्मूथ थर्ड। ये बच्चों यहां पे स्मूथ थर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग एक बैक्टीरिया पर किया था। इस बैक्टीरिया के जिन दो प्रभेदों का उपयोग किया था, इस बैक्टीरिया के दो प्रभेद का उपयोग किया बच्चों। एक तो यहां पे है R सेकंड, दूसरा बच्चों कौन सा है? S थर्ड। R मतलब रफ। ये बच्चों यहां पर ऐसा बैक्टीरिया है, ये बच्चों यहां पर आप कह सकते हो ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है।
ये बच्चों ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ आप कह सकते हो म्यूसिलेज की परत नहीं पाई जाती। म्यूसिलेज की परत कह दो या म्यूसिलेज का आवरण बोल दो, म्यूसिलेज की परत या उसका आवरण नहीं पाया जाता। एक बच्चों यहां पे होता है एस्थेड, ये क्या है, ये इस प्रकार से है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये बच्चों ऐसा बैक्टीरिया है, ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर आप कह सकते हो बच्चों श्लेष्मा का या मैं कहूं म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है इस तरीके से। देखो बच्चों चारों तरफ क्या है, ये यहां पर है म्यूसिलेज का आवरण, म्यूसिलेज की परत या मैं कहूं म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये बच्चों ऐसा यहां पर जीवाणु है, ये बच्चों ऐसा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ म्यूसिलेज की परत पाई जाती है। और बच्चों यह जो म्यूसिलेज की परत है, यह जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो, ये बच्चों यहां पर म्यूसिलेज की जो परत है ये बच्चों पॉलीसेकेराइड की बनी है। ये यहां पर म्यूसिलेज भी बोल सकते हो या आप इसको कह सकते हो म्यूकस, एक ही बात है, या आप कह सकते हो पॉलीसेकेराइड। तो बच्चों म्यूसिलेज कह दो, म्यूकस कह दो या पॉलीसेकेराइड बोल दो कि यह परत पाई किस में जाती है, एस्थेड में। तो बच्चों आर सेकंड रफ है, आर सेकंड क्या है, रफ। आर सेकंड रफ क्यों है, आर सेकंड रफ इसलिए है क्योंकि साहब इसके चारों तरफ वो चिकनी म्यूसिलेज की परत पाई ही नहीं जाती। और जो बच्चों एस्थेड है ये स्मूथ है, ये चिकना है। बच्चों चिकना चिकना क्यों है, क्योंकि इसके चारों तरफ पाई जाती है म्यूसिलेज की परत। तो हम कह सकते हैं कि ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग जिस बैक्टीरिया पर किया था वो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इस बैक्टीरिया के बच्चों दो प्रभेद का उपयोग किया था, आर सेकंड जिसके चारों तरफ म्यूकस की परत नहीं पाई जाती, एस्थेड जिसके चारों ओर बच्चों म्यूकस की परत पाई जाती है। आगे चर्चा करते हैं। हाँ बच्चों आर सेकंड में म्यूकस की परत नहीं है, यहां बच्चों म्यूकस की परत है। म्यूकस की परत पाई जाने के कारण ये जो है वो न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया उत्पन्न कर सकते हैं। तथा बच्चों देखो यहां पे चारों तरफ जो विषैली म्यूकस की परत है वो नहीं पाई जाती। तो मैं कह सकता हूं कि साहब ये जो है ये बच्चों न्यूमोनिया उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो बच्चों इस प्रयोग में क्या हुआ था वो देखते हैं। ओके आगे देखो बच्चों, उसने क्या किया, एक प्रयोग किया। किसने किया, ग्रिफिथ ने। देखो क्या किया, उसने बच्चों एक चूहा लिया और ये जो बच्चों उसने चूहा लिया था तो ये देखा गया कि इस चूहे के अंदर उसने डाल दिया इंजेक्शन के द्वारा आर सेकंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया। तो देखो बच्चों आर सेकंड जो है ये तो वो बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया उत्पन्न
नहीं कर सकता, तो हम कह सकते हैं कि साहब ये निमोनिया उत्पन्न नहीं कर सकता। तो जो बच्चों चूहा है वो चूहा यहाँ पे स्वस्थ रहता है, चूहा बच्चों क्या है, स्वस्थ रहता है। फिर बच्चों उसने क्या किया, दूसरा चूहा लिया। ये बच्चों वो चूहा था जिसके अंदर इंजेक्शन की सहायता से उसने डाल दिया था एस-थर्ड। एस-थर्ड तो ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है जो निमोनिया उत्पन्न कर सकता है। अर्थात इससे बच्चों क्या हुआ, चूहा जो है, इस चूहे की मृत्यु हो गई, चूहा मर जाता है। फिर बच्चों उसने क्या किया, फिर उसने फिर चूहा लिया। बच्चों अब की बार क्या हुआ, उसने इस चूहे के अंदर, अब की बार क्या हुआ, उसने इस चूहे के अंदर ऐसा बैक्टीरिया डाल दिया जिस बैक्टीरिया को ज्यादा गर्मी देकर, जिस बैक्टीरिया को ज्यादा हीट देकर, इसने चूहे के अंदर ऐसा बैक्टीरिया डाल दिया जिस बैक्टीरिया को ज्यादा हीट देकर, ज्यादा ऊष्मा देकर मारा गया है। तो कहने का मतलब क्या है, उसने इस बैक्टीरिया में डाल दिया हीट किल्ड, मतलब ज्यादा तापमान देकर, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ऊष्मा देकर, हीट किल्ड एस-थर्ड। तो बच्चों उसने अब की बार क्या किया, ऐसा एस-थर्ड डाल दिया जो कि मरा हुआ था। तो जब आप एस-थर्ड डालते हो तो एस-थर्ड तो वो बैक्टीरिया है जिससे चूहा मर जाता है, जिससे निमोनिया उत्पन्न हो सकता है। लेकिन बच्चों क्या हुआ, लेकिन बच्चों यहां पर क्या हुआ, यहां पर उसने ऐसा एस-थर्ड बैक्टीरिया डाला है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी ऊष्मा देकर। तो बच्चों क्या हुआ, ये मर जाता है बैक्टीरिया, तो निमोनिया उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ये लो निमोनिया उत्पन्न नहीं हुआ। नेक्स्ट बच्चों यहां पे क्या होगा, जैसे वो क्या करता है कि साहब एक चूहा लेता है। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, इस चूहे के अंदर उसने इंजेक्शन के द्वारा डाल दिया हीट किल्ड एस-थर्ड। बच्चों उसने ताप से मरा हुआ एस-थर्ड डाल दिया जो कि निमोनिया उत्पन्न नहीं कर सकता। फिर बच्चों उसने साथ में डाल दिया आर-सेकंड। बच्चों आर-सेकंड वो बैक्टीरिया है जो कि वैसे भी निमोनिया उत्पन्न नहीं कर सकता, तो ये भी निमोनिया उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि ये मरा हुआ है एस-थर्ड। और आर-सेकंड जो है बच्चों ये तो वैसे भी निमोनिया उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ये देखा गया कि साहब चूहा जो है वो चूहा मर गया। तब यहां पे ग्रिफिथ जो है, उस ग्रिफिथ ने यह देखा कि जब ताप मृत एस-थर्ड को तथा आर-सेकंड को डाल दिया गया इस चूहे के अंदर, इस माउस के अंदर, तो फिर ये चूहा मर कैसे गया। तो बच्चों ग्रिफिथ ने ये कहा, तब जो ग्रिफिथ है उस ग्रिफिथ ने यह कहा कि हीट किल्ड एस-थर्ड में से कुछ गड़बड़ है। हीट किल्ड एस-थर्ड में से कोई कारक, मतलब कोई फैक्टर बाहर निकला है, कोई फैक्टर बाहर निकला है, जो हीट किल्ड एस-थर्ड में से कोई फैक्टर बाहर निकला है जो आर-सेकंड को एस-थर्ड में रूपांतरित कर देता है, रूपांतरित कर देता है। इस कारक को रूपांतरित कारक, इस कारक को रूपांतरित कारक बोले तो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, रूपांतरित कारक ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर कहा गया। बच्चों कहने का मतलब यह है कि ग्रिफिथ ये बताता है
कि साहब ये जो ताप से मृत S3 है, इसमें से कुछ न कुछ ऐसा निकला है, इसमें से कुछ न कुछ ऐसा निकला है जो इस ताप मृत S3 से निकलकर 8 सेकंड में घुस जाता है। और बच्चों 8 सेकंड में घुसकर ये क्या करता है, 8 सेकंड में घुसकर ये इस 8 सेकंड को S3 में बदल देता है। और बच्चों ये जो कारक है उसे नाम दिया गया रूपांतरित कारक। लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाया कि वो कौन सा कारक है, वो कौन सा रूपांतरित कारक है जिसने ऐसा किया। हालांकि बच्चों रियल में क्या होता है ये आपको मैं बताता हूं। देखो हुआ क्या था बच्चों, यहां पर था हीट किल्ड S3, यहां पर क्या था, हीट किल्ड S3 था। मतलब ये तो ताप से मरा हुआ S3 है। बच्चों आपने ताप दिया, ताप देने पर क्या होता है कि डीएनए की दोनों चेन अलग अलग हो जाती है और वो डीएनए निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात अब वो निमोनिया उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन जब धीरे धीरे तापमान कम हुआ, जब धीरे धीरे तापमान कम हुआ तो डीएनए की दोनों श्रृंखला वापस में मिल जाती है। और बच्चों अब ये डीएनए क्या हो गया, सक्रिय हो गया। अब ये डीएनए सक्रिय हो गया तो अब ये डीएनए आरएनए बनाएगा, फिर ये आरएनए प्रोटीन बनाएगा। लेकिन बेचारा डीएनए आरएनए कैसे बनाए, कोशिका तो मर चुकी है, सारे एंजाइम खत्म हो चुके हैं। तब ये डीएनए क्या करता है, हीट किल्ड S3 में से निकलकर 8 सेकंड में आता है। और 8 सेकंड में जैसे ये डीएनए आता है तो ये क्या करता है, 8 सेकंड के एंजाइमों का उपयोग करके डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। और इन सब के अंदर जो आपका 8 सेकंड है उसके चारों तरफ म्यूकस की परत बन जाती है और अब ये 8 सेकंड S3 के अंदर बदलकर निमोनिया उत्पन्न कर देता है। ये पूरा सीन है। अर्थात क्या हुआ, ताप मृत S3 बैक्टीरिया में जब तापमान ठंडा होता है तो इस बैक्टीरिया की दोनों डीएनए की श्रृंखला पास पास में आती है और मिल जाती है तथा एक सक्रिय डीएनए यहां पर बन जाया करता है। फिर बच्चों क्या होगा, फिर बच्चों ये जो डीएनए है वो जाएगा 8 सेकंड के अंदर और 8 सेकंड में जाकर ये डीएनए उसको S3 के अंदर बदल देगा जिससे निमोनिया उत्पन्न हो जाता है। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन पाई जाती है। ओके हाँ बच्चों आगे बात करते हैं। आगे हम बच्चों बात यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर था, जो रूपांतरित कारक था जिसने रूपांतरण कर दिया था 8 सेकंड का S3 में, वो रूपांतरित कारक की प्रवृत्ति क्या है, उसका नेचर क्या है, वो कोई डीएनए है, वो कोई आरएनए है, वो कोई प्रोटीन है, वो है क्या, वो देखते हैं अपन। तो कह सकते हैं कि रूपांतरित सिद्धांत की जैव रासायनिक रूपांतरित सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति, जैव रासायनिक प्रकृति, ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। बोले तो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थ्योरी। देखो हाँ जी, हम बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से बात करना चाहेंगे कि 3 बच्चों यहाँ पे साइंटिस्ट है। एक का नाम है एवेरी, एक का नाम बच्चों यहाँ पे है मैक्लियोइड, एक बच्चों यहाँ पर है मैककार्टी। तो एवेरी, मैक्लियोइड तथा मैककार्टी, ये बच्चों यहाँ पे क्या है, 3 साइंटिस्ट है। और इन तीनों साइंटिस्ट ने बच्चों क्या किया, इन तीनों वैज्ञानिकों ने
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था, बोले तो जो रूपांतरित सिद्धांत था, इस रूपांतरित सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति के बारे में बताया कि साहब वो कौन है जो एस थर्ड से निकला था और 8 सेकंड में चला गया था। उन्होंने बच्चों क्या किया था, जैसे वो एक्सपेरिमेंट किया, ये चूहा, और बच्चों उसने यूज किया था किसका, हीट किल्ड एस थर्ड तथा 8 सेकंड का। अब देखो बच्चों उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक बार ये जो यहाँ पे हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया है और जो 8 सेकंड बैक्टीरिया है, बच्चों उसने क्या किया, ये जो हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा दिया एक बार तो लाइपेज, या मैं कह सकता हूं प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम। हुआ क्या था कि इन तीनों वैज्ञानिक ने क्या किया था, वो जो हीट किल्ड एस थर्ड है उसमें से कोई कारक निकला, कहां चला गया, 8 सेकंड में। तो हीट किल्ड एस थर्ड से कोई निकल रहा है, तो उन्होंने बच्चों क्या किया, इस हीट किल्ड एस थर्ड के अंदर प्रवेश करा दिया एक एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज ऐसा एंजाइम है जो कोशिका में पाए जाने वाले सभी प्रोटीन का पाचन कर देता है, जिससे प्रोटीन खत्म हो जाती है। तो जब आपने इस कोशिका के अंदर प्रोटीन का पाचन कर दिया, तो प्रोटीन का पाचन करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई ना कोई निकला और वो 8 सेकंड को एस थर्ड में परिवर्तित कर देता है और चूहा मर जाता है। इसका मतलब प्रोटीन तो नहीं है जो हीट किल्ड एस थर्ड से आकर 8 सेकंड में गई थी, क्योंकि बच्चों अगर प्रोटीन होती तब तो वो खत्म हो जाती, बिकॉज प्रोटीन का तो आपने पाचन कर दिया था। अब बच्चों उसने क्या किया, एक एंजाइम लिया आरएनएज। बच्चों एंजाइम कौन सा लिया, आरएनएज। उसने आरएनएज एंजाइम लिया। ये ऐसा एंजाइम होता है जो इस बैक्टीरिया में जितना भी आरएनए है उसका पाचन कर देता है, उसका काम तमाम कर देता है। फिर भी ये देखा गया कि साहब यहां से कोई निकला और 8 सेकंड में चला गया, जिससे 8 सेकंड एस थर्ड में बदल गया। इसका मतलब वो आरएनएस तो नहीं है। फिर उसने क्या किया, लास्ट में जो डीएनएज एंजाइम है, इस डीएनएज एंजाइम का उपयोग किया। डीएनएज एक ऐसा एंजाइम हुआ करता है, डीएनएज एक ऐसा एंजाइम हुआ करता है। डीएनएज बच्चों ऐसा एंजाइम होता है जो संपूर्ण डीएनए का पाचन करता है। तो जब आपने इस हीट किल्ड एस थर्ड में डीएनएज एंजाइम डाल दिया, तो डीएनएज एंजाइम डालने से इस कोशिका में जितना भी जो बच्चों डीएनए था वो सारा खत्म हो गया। बच्चों सारा डीएनए का पाचन हो गया। फिर ये देखा गया कि अब ये 8 सेकंड जो है, ये 8 सेकंड एस थर्ड के अंदर नहीं बदला। अर्थात अगर आप इस हीट किल्ड एस थर्ड में डीएनए खत्म कर देते हो तो अब ये 8 सेकंड एस थर्ड में नहीं बदलता। इसका मतलब डीएनए ही रेस्पॉन्सिबल है, डीएनए ही जिम्मेदार है उस 8 सेकंड को एस थर्ड के अंदर बदलने के लिए। इस प्रकार से ये जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर था, ये जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर था, ये ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर डीएनए ही है। कौन है, डीएनए ही है। इस बात का पता लगाया था एवेरी मैक्लियोड तथा मैककार्टी ने। लेकिन बच्चों अब भी बहुत सारे वैज्ञानिक इनसे संतुष्ट नहीं हुए, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो है वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने ये तो कह दिया था कि देखो हमने डीएनए एंजाइम का उपयोग कर दिया तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी कहा था कि यह भी तो हो सकता है कि आपने डीएनए का पाचन कर दिया और डीएनए पर कुछ ऐसा पाया जाता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उसने जो एवेरी है, जो मैक्लियोड है, जो मैककार्टी है, उन्होंने ये तो बता दिया कि डीएनए ही है जो हीट किल्ड एस थर्ड से निकलकर 8 सेकंड में प्रवेश करता है। लेकिन वो उस डीएनए की फिजिकल अपीयरेंस को नहीं दिखा पाए कि देखो साहब ये डीएनए, देखो ये डीएनए यहां से यहां घुस गया। इस चीज को वो दिखा नहीं पाए। बस उन्होंने ऐसा माना कि देखो हमने यहाँ पे डीएनए था, उसका पाचन कर दिया तो रूपांतरण नहीं हुआ।
इसका मतलब डीएनए था, लेकिन उसकी जो भौतिक उपस्थिति है उसको वो दर्शा नहीं पाए, जिस कारण से अधिकांश जो बायोलॉजिस्ट है वो बच्चों इनसे संतुष्ट नहीं हुए। ये बच्चों यहाँ पे क्या था, रीजन था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, आनुवांशिक पदार्थ कौन है, इसके बारे में एकदम सही प्रकार से सटीक तरीके से बच्चों व्याख्या नहीं हुई। ये यहाँ बच्चों था ग्रिफिथ का रूपांतरित सिद्धांत। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं कि किस प्रकार से और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रयोग किए गए जो कि आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति को बताने में सहायता करते हैं। चलिए बात को अपने आगे बढ़ाते हैं। बच्चों लास्ट अपनी बात चल रही थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कि ग्रिफिथ जो है, उस ग्रिफिथ ने ये समझाने का प्रयास किया था, ग्रिफिथ ने ये जानने का प्रयास किया था कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आनुवांशिक पदार्थ किस प्रकृति का है। फिर उसके बाद में एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने बताया था कि साहब जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन जो बच्चों उस समय के बायोलॉजिस्ट थे वो बायोलॉजिस्ट उनसे कन्विंस नहीं हुए, उनसे सहमत नहीं हुए, क्योंकि उसके पास में जो डीएनए है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं थी कि साहब दिखाओ कि जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाए, भौतिक संरचना के रूप में वो उसको नहीं समझा पाए। इसके बाद में आए थे अगले वैज्ञानिक जिनका जो नाम है ये बच्चों यहाँ पे है हर्शे तथा चेज। हर्शे तथा चेज। तो आगे चर्चा करते हैं। हर्शे, ये बच्चों यहां पर कौन है, वैज्ञानिक है। एंड चेज, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो देखो बच्चों हर्शे तथा चेज जो है उन्होंने अपना एक प्रयोग किया था। देखो वो क्या प्रयोग है, देखते हैं अपन। बच्चों हर्शे और चेज जो है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हर्शे और चेज ने बताया था कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। तुम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्वप्रथम हर्शे एंड चेज ने समझाया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो साहब डीएनए जो है वो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इस बात को सबसे पहले सही तरीके से प्रमाणित किया था हर्शे और चेज ने। अब देखो बच्चों क्या हुआ था, एक्चुअली ये जो हर्शे एंड चेज है बच्चों, हर्शे एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। हर्शे तथा चेज ने अपना जो प्रयोग किया था, अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बच्चों किया था बैक्टीरियोफेज के ऊपर, जीवाणुभोजी पर किया था। देखो बच्चों बैक्टीरियोफेज कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो आप देख रहे हो कछु इस तरीके से। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है बैक्टीरियोफेज, इस तरीके से होता है। ये बच्चों बैक्टीरियोफेज है, इस प्रकार से। बैक्टीरियोफेज में ये जो आप देख रहे हो ये तो बच्चों है प्रोटीन, और ये बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या तो बच्चों होता है डीएनए या फिर क्या होता है आरएनए। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है
कि जो हर्शे और चेज है, सबसे पहले इन्होंने प्रमाणित किया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, और इन्होंने अपना प्रयोग बैक्टीरियोफेज पर किया था। बच्चों, बैक्टीरियोफेज की संरचना कैसी होती है? बैक्टीरियोफेज की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि साहब बैक्टीरियोफेज में चारों तरफ पाई जाती है प्रोटीन, और इस बैक्टीरियोफेज के अंदर पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए या फिर आरएनए, ये यहाँ पर पाया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, इन्होंने क्या किया था, इस हर्शे और चेज ने क्या किया, देखते हैं अपन। तो बच्चों, हर्शे एंड चेज ने क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफेज है बच्चों, उसने 2 बैक्टीरियोफेज लिए, ठीक है, उसने 2 बैक्टीरियोफेज लिए। एक बैक्टीरियोफेज तो इस प्रकार से लिया, और एक बैक्टीरियोफेज मान लो ये ले लिया। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों, हर्शे और चेज जो है उन्होंने 2 बैक्टीरियोफेज लिए, ठीक है। आपको पता है बैक्टीरियोफेज में चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन। बच्चों, प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन के अंदर पाया जाता है सल्फर। प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर। और जो न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए आरएनए होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो सल्फर किसका घटक है, प्रोटीन का। और जो फॉस्फेट है, जो फास्फोरस है, ये बच्चों घटक हुआ करता है डीएनए का, या मैं कहूं आरएनए का। ये यहां पर कंडीशन है। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज का कई बार S35 युक्त माध्यम में संवर्धन कराया। हालांकि बच्चों, माध्यम कौन सा था, ये जीवित माध्यम था, क्योंकि साहब जो बैक्टीरियोफेज है वो वायरस होता है, और बच्चों वायरस जो है वो जीवित कोशिका के अंदर ही अपनी प्रतिकृति बना सकता है। बच्चों, वायरस जो है वो जीवित कोशिका के अंदर ही अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस बैक्टीरियोफेज का संवर्धन कराया S35 पर। देखो बच्चों, वैसे तो S32 होता है, सल्फर जो है उसमें S32 हुआ करता है सामान्यतया, ठीक है। और बच्चों, इसने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज को डाल दिया ऐसे संवर्धन माध्यम में जहां पर S35 था। तो कई पीढ़ी के बाद में हमने ऐसा देखा कि अब इसका जो प्रोटीन था बच्चों, उस प्रोटीन के अंदर क्या आ गया, उस प्रोटीन के अंदर S35 आ गया। तो देखो यहाँ पे ये जो S35 है वो अब इस बैक्टीरियोफेज में आ गया। S35 किसका घटक होता है, तो S35 जो है ये बच्चों घटक प्रोटीन का होता है। तो जहां जहां पे प्रोटीन थी बच्चों, उस प्रोटीन के अंदर सल्फर 35 आ गया। और इसका जो न्यूक्लिक अम्ल था उसमें तो सल्फर होता ही नहीं है, तो बच्चों वो तो यहाँ पे डीएनए वैसा का वैसे रहा। अब उसने क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका कई बार फास्फोरस बच्चों 30 होता है, इसने P32 वाले माध्यम पर वाले जीवित माध्यम में बैक्टीरियोफेज का कई बार संवर्धन कराया। तो बच्चों, इन्होंने क्या किया, जो P32 है इस P32 वाले माध्यम पर बैक्टीरियोफेज का संवर्धन कराया। तो अब इस बैक्टीरियोफेज में जहां पर फास्फोरस होता है बच्चों, वो फास्फोरस अब P32 वाला हो जाएगा। और मैंने पहले बताया था आपको, फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, डीएनए में होता है। तो हम कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर ऐसी सी कंडीशन बनती है कि जो चारों तरफ प्रोटीन का आवरण है बच्चों, देखो वो तो वैसे का वैसे ही है, चारों तरफ जो प्रोटीन का आवरण है वो तो वैसे का वैसे ही है। इसके अंदर का जो डीएनए है बच्चों, अब वो हो गया फास्फोरस 32 युक्त। तो मान लो बच्चों, ये आपके पास में आ गया डीएनए, ठीक है, ये डीएनए आ गया, ये है P32
युक्त डीएनए। ये बच्चों यहां पे है S35 युक्त प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि भी हर्शे और चेस ने, अब बच्चों हर्शे और चेस का प्रयोग क्या है वो तो भी मैंने शुरू ही नहीं किया। हर्शे का और चेस का जो प्रयोग है वो तो हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। हर्शे और चेस का प्रयोग यहां से शुरू होता है कि हर्शे और चेस ने दो बैक्टीरियोफेज लिए। एक बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन जो है वो S35 युक्त थी और दूसरे बैक्टीरियोफेज में डीएनए P32 युक्त था। लेकिन बच्चों वो S35 युक्त बैक्टीरियोफेज कहां से आया, वो P32 युक्त डीएनए कहां से आया? तो इस बात के लिए बच्चों मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से हर्शे और चेस ने दो बैक्टीरियोफेज बनाए। एक बैक्टीरियोफेज वो था जो S35 वाला था और एक बैक्टीरियोफेज वो था जो P32 वाला था। P32 का मतलब उसके डीएनए में P32 है, S35 का मतलब उसके प्रोटीन में क्या है, S35 है। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पर क्या था, सीन था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर्शे और चेस का प्रयोग तो अभी पढ़ेंगे, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी के अंदर कि हर्शे और चेस ने दो जीवाणु भोजी उपयोग में लिए, जिसमें से एक जीवाणु भोजी में चारों तरफ का प्रोटीन S35 युक्त था, जबकि दूसरे जीवाणु भोजी के अंदर पाया जाने वाला डीएनए P32 था। तो वो S35 वो P32 किस में है, S तो किस में आता है, प्रोटीन में, P किस में आता है, डीएनए में आता है। और कैसे बनाया तो वो आपको पता है कि साहब बैक्टीरियोफेज जो है उसमें चारों तरफ प्रोटीन होती है, अंदर डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। इस प्रोटीन का बार बार हमने संवर्धन कराया S35 वाले माध्यम में, तो प्रोटीन में सल्फर आ गया। और जब आपने इस बैक्टीरियोफेज का P32 वाले माध्यम में संवर्धन कराया तो बच्चों इसके डीएनए में क्या आ गया, इसके डीएनए में फास्फोरस 32 आ गया। अब करते हैं मामला शुरू। बाकी बच्चों ये तो आपको पता होना चाहिए कि हर्शे और चेस ने सबसे पहले बताया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसमें किया था, बैक्टीरियोफेज पर किया था। अब क्या किया था वो पढ़ते हैं। देखिए हाँ जी, चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, अब बच्चों हर्शे चेस ने इस प्रकार से अपना एक्सपेरिमेंट कराया था। ये था हर्शे और चेस के बैक्टीरियोफेज। ये बच्चों क्या था, हर्शे और चेस का बैक्टीरियोफेज था। इस तरीके से बच्चों ये है। तो बच्चों ये तो कौन है, इसका डीएनए। ये बच्चों यहाँ पे सामान्य क्या है, ये बच्चों यहाँ पर सामान्य डीएनए है। समझ रहे बात को? और देखो बच्चों, अब आपने यहाँ पर इस बैक्टीरियोफेज में ये जो प्रोटीन देख रहे हो, ये बच्चों है S35 युक्त प्रोटीन। बच्चों S32 तो सामान्य होती है, S35 रेडियो एक्टिव होती है। तो साहब ये यहाँ पे है, आप कह सकते हो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है ये, ठीक है। तो इसने एक बैक्टीरियोफेज लिया जिसमें डीएनए सामान्य था लेकिन प्रोटीन असामान्य था। बच्चों वो जो प्रोटीन है वो क्या थी, वो बच्चों प्रोटीन यहाँ पर रेडियो एक्टिव थी। अब इसके बाद में क्या हुआ बच्चों, इसने यहाँ पर दूसरा लिया बैक्टीरियोफेज, और ये जो बच्चों यहाँ पे दूसरा बैक्टीरियोफेज है, ये बच्चों यहाँ पर जो दूसरा बैक्टीरियोफेज है, इस दूसरे बैक्टीरियोफेज में ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है बच्चों, इसकी प्रोटीन है, ये सामान्य प्रोटीन है। लेकिन देखो बच्चों, इसमें जो डीएनए लिया गया,
ये डीएनए रेडियो एक्टिव था, ये है रेडियो एक्टिव P32 युक्त डीएनए। अब बच्चों इनका निर्माण कैसे हुआ तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको। इसने क्या किया था, बार बार अलग अलग संवर्धन माध्यम में कल्चरिंग कराई थी। एक को डाल दिया P32 वाले में, एक को डाल दिया S35 में, तो S भी चढ़ गया, P भी चढ़ गया। P चढ़ता है डीएनए में, S चढ़ता है प्रोटीन में। ये बच्चों यहां पे कंडीशन थी। अब उसके बाद में क्या हुआ, इसने बच्चों ये किया कि दोनों बैक्टीरियोफेज जो है बच्चों उसका इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया में। तो आप कह सकते हो कि साहब ये यहां पर कौन है, बैक्टीरिया। सपोज ये बच्चों यहां पर कौन है, बैक्टीरिया। और देखो बच्चों बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने इन्फेक्शन कराया, तो ये यहां पर है बैक्टीरिया। इसका भी इन्फेक्शन करा दिया एक बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरिया, इसका इस पर इन्फेक्शन कराया। तो बच्चों याद रखना, जब भी इन्फेक्शन हुआ करता है ना, तो हमेशा आनुवांशिक पदार्थ ही अगली पीढ़ी में जाता है, वो भी अगले जीव में जाता है। तो देखो बच्चों इसका जो डीएनए था, अब बच्चों वो कहाँ पे आ गया, इसका बच्चों डीएनए आ गया कोशिका के अंदर। ये आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हो, ठीक है। तो इसने बच्चों क्या किया, इन्फेक्शन किया, यहाँ पर इन्फेक्शन किया, ये इसका डीएनए। इसने भी इन्फेक्शन किया, यू, ये इसका डीएनए। इस प्रकार से समझ गए बात को। तो बच्चों पहले पद में क्या हुआ, पहले पद में ये हुआ कि उसने दोनों बैक्टीरियोफेज, जिसमें से एक में सल्फर 35 था, एक में P32 था डीएनए में, इन दोनों का इन्फेक्शन करा दिया किसी बैक्टीरिया में। ये बच्चों क्या है, ये है बैक्टीरियल सेल। तो इसका बच्चों पहला स्टेप क्या हो गया, पहला यहाँ पे स्टेप हो गया इन्फेक्शन। तो इसने क्या किया, हर्षे चेज ने संक्रमण कराया था बच्चों, इसने इन्फेक्शन कराया कहां पर, किसी बैक्टीरिया की कोशिका में। अब बच्चों क्या होगा कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो जाता है अगली पीढ़ी में। तो हम कह सकते हैं कि अब इसके बाद में क्या हुआ, अब इसके बाद में ये हुआ कि जो इस प्रकार से ये कौन है, बैक्टीरिया, ये यहां पर बैक्टीरिया है। देखो बच्चों अगली पीढ़ी में सिर्फ कौन जाता है, न्यूक्लिक अम्ल जाता है। तो प्रोटीन का जो आवरण है वो तो बाहर रह जाता है, प्रोटीन का आवरण बाहर रह गया। और जो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल था, देखो कहाँ पे आ गया, वो बच्चों आ गया कोशिका के अंदर। बच्चों यहाँ भी वही सीन होगा, अगली पीढ़ी में, अगली कोशिका में जाता है सिर्फ डीएनए, जबकि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो बच्चों वहीं पर रह जाता है। तो देखो ये बच्चों यहाँ पे प्रोटीन बाहर रह गया, और जो न्यूक्लिक अम्ल था बच्चों वो कहाँ पे आ गया, अंदर आ गया। तो दूसरे पद में क्या हुआ बच्चों, दूसरे पद में ये हुआ कि साहब ये जो डीएनए है वो अपने आवरण को छोड़कर बाहर आ गया। इसको बच्चों बोलते हैं अनावरण। ये तो क्या था, संक्रमण। ये बच्चों क्या था, अनावरण। नंबर 2 ब्लेंडिंग, अनावरण, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर ब्लेंडिंग हो गई। इसका मतलब क्या है कि साहब जो डीएनए था, जो बच्चों डीएनए था, वो जो डीएनए है वो आपका चला गया इस तरीके से परपोषी कोशिका के अंदर चला गया। समझ रहे बात को, ये यहाँ पे सीन है। अब देखो बच्चों अपने पास में एक टास्क है, बच्चों अपने पास में टास्क क्या है, बच्चों अपने पास में ये टास्क है कि साहब ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोफेज। बच्चों यहाँ पर रेडियो एक्टिव थी प्रोटीन, बच्चों यहाँ रेडियो एक्टिव कौन है, डीएनए। बात समझ रहे, सुनना बड़े ध्यान से। अब अगर आप ऐसा कर लो
कि इस बैक्टीरियो, ये जो बाहर वाला भाग है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, हमें नहीं पता यहाँ पे कौन है, डीएनए या प्रोटीन, हमें नहीं पता। अगर आप इस बाहर वाले भाग को हटा दो, तो मान लो बच्चों मैंने इस वाले भाग को हटा दिया, तो अगर आप इस वाले भाग को हटा दो तो बताओ बच्चों, अब ये जो कोशिका है, क्या इस कोशिका में रेडियो एक्टिव विकिरण आएगी? तो देखो बच्चों, जब आपने बाहर वाले भाग को हटा दिया तो हम ये देखते हैं कि इस कोशिका से रेडियो एक्टिव विकिरण आ ही नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि आपने जिसको रेडियो एक्टिव किया था वो तो बाहर ही रह गया। आपने जिसको रेडियो एक्टिव किया था, जिस सल्फर को किया था, जिस प्रोटीन को किया था, वो तो बाहर रह गया। इसका मतलब प्रोटीन तो अंदर जाता नहीं है, ये तो फिक्स हो गया। इसको देखता हूं बच्चों, आपने यहां पर क्या किया, जो बाहर वाला भाग था, अगर आपने इस बैक्टीरियोफेज को यहां से हटा दिया और आप इस कोशिका को देखते हो, तो क्या इस कोशिका से रेडियो एक्टिव विकिरण आएगी? बच्चों बिल्कुल आएगी। आप देखते हो कि साहब इस कोशिका से रेडियो एक्टिव विकिरण आ रही है, और आपको पता था कि आपने यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन को नहीं, आपने यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को किया था। अर्थात अगर इस कोशिका से रेडियो एक्टिव विकिरण आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसका मतलब यहाँ पे डीएनए है, इसका मतलब आगे डीएनए गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे तो आप पता लगा लेते हो कि रेडियो एक्टिव विकिरण नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव अंदर नहीं गया, प्रोटीन अंदर नहीं गया। यहाँ पे बच्चों देखो रेडियो एक्टिव विकिरण आ रही है। कैसे आ रही है? क्योंकि आपने यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए को किया था, अर्थात डीएनए अंदर चला गया। अब आपको यहाँ पे कह सकते हो कि जब आप इस ऊपर वाले कवरिंग को, जब आप इस बाहर वाले भाग को हटाते हो, तो बाहर वाले भाग को हटाने पर हम कह सकते हैं कि साहब इस तरफ तो बाहर वाले भाग को हटाने पर हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव विकिरण नहीं आती। इसका मतलब आपने जिसको रेडियो एक्टिव किया था वो बाहर पड़ा है। जब आपने इसको हटा देते हो, जब बाहर वाले भाग को हटाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव विकिरण आ रही है, अर्थात आपने यहाँ पे जिसको रेडियो एक्टिव किया था वो अंदर बैठा है, और आपने यहाँ पे रेडियो एक्टिव किसको किया था? P32 को किया था, मतलब डीएनए को किया था, अर्थात अगली पीढ़ी में डीएनए जाता है। तो बच्चों अगला यहाँ पे स्टेप हो गया नंबर 3 करके। अगला जो स्टेप है उसमें क्या होता है, हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण करते हैं। अपकेंद्रण से क्या होता है कि कोशिका से बाहर जो कुछ भी है या नहीं है, जो कुछ भी है, कोशिका से बाहर जो कुछ भी होता है वो हट जाता है। तो कोशिका को दूसरी चीजों से छुड़ाने के लिए हम बच्चों उसको गोल गोल घुमाते हैं, हम उसको अपकेंद्रण करते हैं। अपकेंद्रण का मतलब क्या है बताता हूं आपको। अगर आप दो वस्तुओं को किसी मशीन में डाल के तेजी से घुमाते हो, तो जो वस्तु ज्यादा भार की होती है वो दूर सरक जाती है, और जो हल्की होती है वो पास आ जाती है। यही बात है, वॉशिंग मशीन जब घूमती है तो जींस की पैंट जो कि भारी होती है वो किनारों की तरफ आ जाती है, रुमाल जो हल्की होती है वो बीच में रहती है, क्योंकि जिसका भार ज्यादा होता है उस पर उतना तेजी से अपकेंद्रीय बल लगता है, वो उतना ही दूर जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जब आप इसको अपकेंद्रण मशीन में डालते हो, मतलब नंबर 3 यहाँ पे होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बोले तो अपकेंद्रण। बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, अपकेंद्रण में क्या होगा, अपकेंद्रण के अंदर ये होगा कि हम इन इसको भी डालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में, इसको भी डालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके साथ तो क्या हुआ, ऐसे से, ये क्या था, बैक्टीरियोफेज था। तो देखो बच्चों आपने क्या किया, आपने बाहर वाले आवरण को हटा दिया इस तरीके से, ये लो इससे अलग हो गया। और बच्चों यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी जब आपने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो कुछ ऐसे से बच्चों यहां पे कंडीशन जनरेट होती है। तो देखो बच्चों हम कह सकते हैं अपकेंद्रण करने पर क्या हुआ, अपकेंद्रण करने पर हम क्या कर सकते हैं, इस कोशिका को बाहरी भागों से अलग कर देते हैं। अब साहब इस कोशिका से रेडियो एक्टिव विकिरण नहीं आ रही, इसका मतलब प्रोटीन इसमें नहीं आया। इस कोशिका से रेडियो एक्टिव विकिरण आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे डीएनए आया, क्योंकि आपने इस तरफ रेडियो एक्टिव किसको कर रखा था, डीएनए को कर रखा था, और आपने इस तरफ रेडियो एक्टिव प्रोटीन को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगली पीढ़ी के अंदर जो है, अगली पीढ़ी के अंदर जो है वो डीएनए जाता है। इसका मतलब डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिस्टर हर्शे और चेज ने ये बताया था कि
डीएनए जो है वो अगली पीढ़ी में जाता है, अर्थात डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। पहले क्या किया, इन्फेक्शन कराया, फिर क्या हुआ, ब्लेंडिंग हुई, मतलब डीएनए कहाँ चला गया, अगली कोशिका में चला गया। फिर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन किया कि भाई इस कोशिका से बाहर जो कुछ भी उसको हटाओ। तो जब आपने इसको देखा तो बच्चों यहाँ पे रेडियो एक्टिव का पहचान नहीं हुई, तुम कह सकते हैं यहाँ पर रेडियो एक्टिव की पहचान नहीं, जबकि इसमें रेडियो एक्टिव की पहचान हुई। अगर इसमें रेडियो एक्टिव की पहचान हुई, अगर इसमें रेडियो एक्टिव की पहचान हुई है तो अपन कह सकते हैं कि साहब यहाँ पे रेडियो एक्टिव कौन था, डीएनए था, तो उसकी पहचान हो गई। ये जो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हो, ये यहाँ पर कंडीशन है आपके सामने, ठीक है। ये यहाँ पे अपना क्या हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, अर्थात अगली पीढ़ी में कौन जाता है भाई, डीएनए जाता है। ये बच्चों है हर्शे और चेस का प्रयोग। हाँ जी, अब इसके बाद में बच्चों आगे हम बात करते हैं कि साहब डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, तो क्या ये डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के जो मापदंड है उन पर भली भांति उतरता है या नहीं उतरता, वो बच्चों अपन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ बच्चों बात करते हैं एक तरीके से कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आनुवांशिक पदार्थ के मापदंड, आनुवांशिक पदार्थ के मापदंड कि भाई आनुवांशिक पदार्थ क्या होना चाहिए, कौन है जो आनुवांशिक पदार्थ के मापदंड की कसौटी पर खरा उतरता है। तो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसका सेल्फ आप कह सकते हो रेप्लिकेबल हो, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ की स्वतः प्रतिकृति, आनुवांशिक पदार्थ की स्वतः प्रतिकृति होनी चाहिए। बच्चों आनुवांशिक पदार्थ जो है, ये आनुवांशिक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसकी स्व प्रतिकृति हो जाए, अतः ये अपनी प्रतिकृति, जिसको बच्चों बोलते हैं रेप्लिका, जिसे क्या बोलते हैं, रेप्लिका, ये अपनी प्रतिकृति, अपनी रेप्लिका स्वयं तैयार कर सके। जैसे मान लो बच्चों आपको पता है कि जो डीएनए है, तो बच्चों उस डीएनए से नया डीएनए बन सकता है, इसे बच्चों कहा जाता है रेप्लिकेशन। इसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो देखो बच्चों डीएनए जो है वो बिल्कुल इस मापदंड को फॉलो कर रहा है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन सकता है, यह डीएनए अपनी कॉपी, अपनी रेप्लिका स्वयं तैयार कर सकता है। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, इसका पहला मापदंड है। आगे बात करें नंबर 2, बच्चों आनुवांशिक पदार्थ जो है, यह आनुवांशिक पदार्थ वो होना चाहिए जो रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से
जो स्थायी हो, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ वो है जिसको जो रासायनिक रूप से और संरचनात्मक रूप से क्या हो, स्थायी हो। बच्चों इस बात का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मेरे कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि आनुवांशिक पदार्थ वो है जो रासायनिक रूप से स्थायी हो, जो संरचनात्मक रूप से स्थायी हो। बच्चों डीएनए जो है वो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए बच्चों अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो इसकी रासायनिक प्रवृत्ति कैसी हो गई कि साहब ये अम्लीय है, समझ रहे बात को, इस पर चार्ज कैसा है, माइनस का है। और डीएनए की जो बच्चों संरचना है वो डबल हेलिक्स के रूप में होती है, जो कि बच्चों बात हम लोग कर चुके हैं। अब ये संरचना बच्चों स्थायी रहती है। मैंने बच्चों पहले बताया भी था आपको कि डीएनए बहुत ज्यादा स्थायी है, क्योंकि डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है, क्योंकि डीएनए में 2 चेन और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला पाई जाती है। तो बच्चों बिल्कुल डीएनए जो है वो रासायनिक रूप से और संरचनात्मक रूप से क्या होता है, स्थायी होता है। तो वह इस मापदंड को पूरा करता है। नेक्स्ट नंबर 3, यस बच्चों, आनुवांशिक पदार्थ वो होता है जिसमें स्लो चेंजेस भी आए। मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि आनुवांशिक पदार्थ में धीमा परिवर्तन, आनुवांशिक पदार्थ में धीमा परिवर्तन होना चाहिए, जिससे उद्विकास हो, इवोल्यूशन हो। बच्चों बिल्कुल सही बात है। डीएनए की जब एक नई कॉपी बनती है तो बच्चों डीएनए की बनने वाली नई कॉपी के अंदर हल्का सा सूक्ष्म परिवर्तन कई बार पाया जाता है। और सूक्ष्म परिवर्तन से क्या होता है, और जो सूक्ष्म परिवर्तन से ये होता है कि उद्विकास होता है। उद्विकास का मतलब ही क्या है, धीरे धीरे होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन उद्विकास की ओर अग्रसर करते हैं। तो हम कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ वो होता है जो आनुवांशिक रूप से बच्चों क्या हो, अपनी स्वप्रतिकृति ये बना दे। दूसरी बात, रासायनिक और संरचनात्मक रूप से क्या हो, स्थायी हो। तीसरी बात, इसमें हल्का फुल्का परिवर्तन भी हो, जिससे उद्विकास हो, जिससे इवोल्यूशन भी हो। नंबर 4 बच्चों, आनुवांशिक पदार्थ वो होता है, आप कह सकते हैं यहां पर आनुवांशिक पदार्थ मेंडल के नियमों की पालना करे। ये बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये बच्चों आनुवांशिक पदार्थ वो होते हैं जो मेंडल के नियमों की पालना करे। जैसे मान लो बच्चों मेंडल ने कहा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, कि साहब अगले कोई भी जो जीन है उसके 2 एलील होते हैं, और बच्चों 2 एलील में से एक एलील जाता है इस युग्मक में, एक एलील जाता है इस युग्मक में, अर्थात दोनों एलील में से कोई भी एक एलील अगली पीढ़ी में जाता है। तो बच्चों उसी प्रकार से क्या होता है, एलील बच्चों क्या होते हैं, जीन ही तो होते हैं। और बच्चों जीन किससे बनता है, डीएनए का। और हम डीएनए को ही क्या बता रहे हैं, आनुवांशिक पदार्थ। तो बिल्कुल सही बात है, यह जो डीएनए है बच्चों, यह डीएनए अपने अंदर आनुवांशिक सूचना रखता है और यह एलील के रूप में प्रकट होता है, अर्थात ये मेंडल का जो नियम है बच्चों उनकी अनुपालना करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आनुवांशिक पदार्थ के मापदंड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आनुवांशिक पदार्थ जो है वो अपनी प्रतिकृति कर सके। ये आरएनए नहीं कर सकता, आरएनए से बच्चों आरएनए कभी नहीं बन सकता, डीएनए से डीएनए बन सकता है, अर्थात ये क्या है, ये आनुवांशिक पदार्थ है। ये स्थायी हो, ऐसे नहीं कि साहब आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है और ये डीएनए आज तो ठीक है, इसमें कोई सूचना है, परसों डीएनए बदल जाए तो फिर उसकी सूचना बदल जाएगी। मान लो डीएनए में सूचना है कि साहब आंखों का रंग नीला करना है, और बच्चों 6 दिन बाद में डीएनए की संरचना बदल जाए, डीएनए का रासायनिक संगठन बदल जाए, तो बच्चों अब वो जो डीएनए है वो आंखें जो है नीली नहीं बल्कि भूरी कर देगा, लाल कर देगा। कि साहब कोई बालक है, बचपन में आंखें उसकी नीली थी, जवानी में भूरी थी, बुढ़ापे के अंदर काली है, ऐसा कभी नहीं होगा। वो स्थायी रहेगा, अपने लक्षणों के लिए स्थायी रहेगा वो। दूसरी बात, इसमें हल्का फुल्का परिवर्तन भी होता है जिससे उद्विकास होता है, और मेंडल के जो नियम है उनकी क्या करते हैं बच्चों, ये अनुपालना करते हैं। ये यहाँ पे कंडीशन है। अब इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं बच्चों। एक बात अपन यहाँ पे कर चुके हैं कि स्थायित्व के रूप में अगर आप देखो तो बच्चों स्थायित्व के रूप में जो डीएनए है वो ज्यादा स्थायी है, डीएनए
ज्यादा स्थायी है। देखो जैसे बच्चों डीएनए की कुछ बात बताऊं मैं आपको। डीएनए आरएनए से ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि साहब डीएनए में दो श्रृंखला पाई जाती है और बच्चों इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। अब डीएनए ज्यादा स्थायी क्यों है? क्योंकि साहब डीएनए जो है, पहली बात, डीएनए के अंदर दो श्रृंखला पाई जाती है और इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और बच्चों हाइड्रोजन बंध के पाए जाने से डीएनए क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। अगर आप इस डीएनए को गर्म कर दो तो ऊष्मा प्रदान करने पर डीएनए की दोनों चेन अलग अलग हो जाती है, लेकिन बच्चों जैसे ही धीरे धीरे तापमान में कमी आती है वापस दोनों चेन एकजुट हो जाती है और उन्हीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है। दूसरी बात, आरएनए जो है बच्चों, इस आरएनए में पाई जाती है राइबोस शर्करा। आरएनए में क्या है? राइबोस शर्करा होती है और आरएनए की जो राइबोस शर्करा होती है, इस राइबोस शर्करा में दूसरे कार्बन के ऊपर OH समूह होता है, जिससे आरएनए में पाई जाने वाली राइबोस शर्करा के दूसरे कार्बन पर OH समूह है और यह OH समूह किसी के साथ भी क्रिया कर सकता है, अर्थात आरएनए ज्यादा क्रियाशील हो गया, इसका मतलब उसका स्थायित्व क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। एक बच्चों आप यहां पे कह सकते हो कि जो डीएनए है उसमें थायमिन पाया जाता है, डीएनए में थायमिन पाया जाता है, जबकि बच्चों आरएनए में क्या होता है? जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है। तो बच्चों डीएनए में क्या होता है? थायमिन। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, डीएनए में होता है थायमिन और बच्चों आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो थायमिन ज्यादा स्थायी है, यूरेसिल कम स्थायी है। तो इन सब कारण से हम कह सकते हैं कि साहब स्थायित्व की जहां तक बात आए, स्थायित्व की बच्चों जहां तक बात आए, डीएनए ज्यादा स्थायी है आरएनए से, तो ये ज्यादा एक उत्तम आनुवांशिक पदार्थ है। ये हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। हाँ जी। ओके, आगे चर्चा करते हैं। आगे बच्चों बात हम यहां पे करते हैं रेप्लिकेशन के बारे में। बोले तो प्रतिकृतिकरण। आगे हम बच्चों चर्चा करते हैं कि साहब जो डीएनए है वो डीएनए किस प्रकार से रेप्लिकेशन करता है, बच्चों डीएनए की किस प्रकार से क्या होती है? प्रतिकृतिकरण होता है। ये बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं। तो रेप्लिकेशन की बात अपन यहाँ पे करें तो देखते हैं सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, ये आपके पास में एक डीएनए है, इस एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, एक डीएनए से दो डीएनए का बनना कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। ये बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। तो व्हाट इज रेप्लिकेशन? एक डीएनए से दो डीएनए का बन जाना। बच्चों यहां पर जो एंजाइम काम आता है वो बच्चों एंजाइम यहां पे होता है डीएनए पर निर्भर, डीएनए पर निर्भर। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। ये बच्चों एंजाइम यहां पर भाग लेता है, ये बच्चों यहां पर एंजाइम आपके काम आया करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसमें एक से बन जाता है दो डीएनए, इस पर डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपयोग में आता है। तो रेप्लिकेशन से क्या होता है? रेप्लिकेशन से आप कह सकते हो
रेप्लिकेशन के कारण एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, इसको बच्चों बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अतः डीएनए की जो सांद्रता होती है, अतः डीएनए की सांद्रता जो होती है वो बच्चों डबल हो जाती है इसमें। तो डीएनए की सांद्रता क्या हो गई? डबल हो गई। याद रखना बच्चों, जो एस फेज है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र में जो एस अवस्था होती है, इस बच्चों एस अवस्था के अंदर ही क्या होती है? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण है, ये बच्चों कौन सी अवस्था में होगा? ये होता है एस अवस्था के अंदर। तो एस फेज ऑफ सेल साइकिल के अंदर डीएनए की प्रतिकृति हुआ करती है। ठीक है, अर्थात एस अवस्था में क्या होगा? कोशिका में जो डीएनए की सांद्रता है वो डबल हो जाया करती है। ये बच्चों हमने यहाँ पर देखा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें। और बच्चों एस अवस्था कौन सी अवस्था में आती है? तो एस अवस्था जो है ये इंटरफेज का भाग है। इंटरफेज में तीन होती है, G1, S और G2। तो हम कह सकते हैं कि अंतरावस्था में, इंटरफेज में जो एस अवस्था आती है, उस एस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है। उस एस अवस्था में एक डीएनए से बन जाते हैं दो डीएनए। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, कि साहब किस तरीके से एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। ये काम एस अवस्था में होता है। अगर डीएनए यू क्रोमेटिन का है, जो कि ज्यादा सक्रिय होता है, तो यू क्रोमेटिन का डीएनए एस अवस्था के आरंभ में ही प्रतिकृतिकरण दर्शाता है। और बच्चों अगर डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन का है, तो याद करो हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा होता है, जिससे वह डीएनए कम सक्रिय होता है और वो एस अवस्था के अंत तक अपनी प्रतिकृति कर पाता है, अपना रेप्लिकेशन कर पाता है। ये बच्चों यहाँ पे हमने हल्की सी एक परिचय लिया है, इंट्रोडक्शन लिया है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कि डीएनए की जो प्रतिकृति है वो किस तरीके से होती है। आइए करते हैं इसके बारे में चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।